Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मोस्ट अवेटेड चैप्टर यानी कि जिसको क्या कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 9th क्लास का चैप्टर रहने वाला है, लेकिन जो हमारे कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, यानी कि सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अब जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं तो हिस्ट्री का पैटर्न चेंज होता है और हमारे सामने आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, और जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूं, इसमें वन शॉर्ट रिवीजन रहने वाला है। कहने का मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आइए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों होती है, क्या कारण ऐसे रहते हैं जिसमें फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, क्रांति क्यों होती है, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो फ्रांस की जो क्रांति होती है उसने वर्ल्ड को क्या दिया, यानी कि कुछ ऐसी चीजें दी जो वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। यूरोपियन कंट्रीज में तो देखे जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें भी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। अब जो भी स्टूडेंट पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेगा तो मैं वादा करती हूं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर से कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका रहने नहीं वाला है। लेकिन आपको इतना पेशेंस जरूर दिखाना होगा कि यस मैम हम इसको देख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और चाहे हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती हैं। हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप देखें कि जो सोसाइटी थी ना, फ्रांस की सोसाइटी, वो 3 ग्रुप में बटी हुई थी। कहने का मतलब क्या है, फ्रांस के अंदर जो 3 ग्रुप हैं वो देखने को मिलते हैं। अब पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस 18 जो सेंचुरी थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है वो 18 सेंचुरी में होती है। तो 18 सेंचुरी के दौरान जो फ्रांस है वो सोसाइटी, जो फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जो रिवॉल्यूशन है वो क्यों होती है, यानी कि कौन से ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण फ्रांस में क्या होती है, रिवॉल्यूशन। और मोनार्क टू रिपब्लिक, कहने का मतलब क्या है, एक राजशाही से एक फ्रांस जो देश है वो रिपब्लिक बनता है। रिपब्लिक क्या होता है कि जहां जिस देश का रूलर या शासक क्या होता है, इलेक्टेड होता है, वही क्या कहलाता है, रिपब्लिक कहलाता है। तो कैसे चेंज आए, कहां पर आए, फ्रांस के अंदर चेंज आए, तो इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे देखें। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि जो फ्रांस के अंदर अपना लिवलीहुड कमाना ही मुश्किल हो गया था, वो कैसे हुआ था, यानी कि कहने का मतलब फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी उनको अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा था, तो वो कैसे था, इन सभी बातों के बाद। अब यहाँ एक कंसेप्ट आएगा, मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन थी, ऐसे इन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, फिलोसफर्स की किताबों को इन्होंने पढ़ा। तो वो फिलोसफर्स कौन थे, किनकी किताबों को इन्होंने पढ़ा और फ्रांस में क्या लेकर आए, बदलाव लेकर आए। तो वो बदलाव कैसे आए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे अच्छा लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो आपको सुनने में तो और भी अच्छा लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आगे देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि राजा मोनार्क भी था और क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कहने का मतलब क्या है, राजा भी और कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैकोबिन क्लब्स, अब आप 9th क्लास में हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जैकोबिन क्लब्स के बारे में सुना होगा, या डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जैकोबिन क्लब किसने बनाए थे, कौन हेड बनता है, वो किस तरीके से काम करता है, फ्रांस के अंदर कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में। अब
जैसे जैसे फ्रांस के अंदर बदलाव हो रहे थे तो मेन को तो राइट्स मिल रहे थे लेकिन विमेन को राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो महिलाओं ने अपने राइट्स कैसे लिए और महिलाओं को ऐसा कब महसूस हुआ कि हमें भी क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि स्लेवरी का मतलब क्या होता है, दासता, यानी कि जो स्लेव्स का मतलब इंसानों को पकड़ना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना, अलग अलग उनको अलग अलग तरीके से इल ट्रीटमेंट उनके साथ करना, उनको वेजेस ना देना, ये सभी बातें स्लेवरी में आएंगी। तो वो कैसे बदलाव आते हैं। रेवोल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ, यानी कि जो ये फ्रांस की क्रांति होती है इसने हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाला, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सच में यकीन मानो बेटा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये एहसास होगा कि चैप्टर को ऐसे भी कंक्लूड किया जा सकता है। क्या हम चैप्टर को ऐसे भी सीख सकते हैं कि 1 आवर के अंदर अंदर पूरा चैप्टर हमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ बने रहे, देखते रहे और ये फीडबैक जरूर देना कि मैडम हमें आया या नहीं आया। अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि टीचर ऐसे पढ़ा रहे, इस तरीके से बता रहे हैं, तो हमें उनको भी समझ में आएगा। जो क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत बेहतरीन सीख सकते हैं। तो आए इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे तो वहां पर 1789 यानी कि 14 जुलाई 1789 की एक घटना दिखाई गई है। 14 जुलाई 1789। आपका जैसे ही आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पेज निकालते हो तो उसमें ये डेट लिखी हुई है और क्या है, एक जेल का जिक्र किया है, बेस्टाइल जेल। बेस्टाइल जेल का जिक्र किया है। और फ्रांस के अंदर जो ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस नामक जगह पर क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर एक बेस्टाइल जेल है जिसमें 60,000 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, 60,000 व्यक्ति वो अटैक कर रहे हैं, बेस्टाइल जेल पर अटैक कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, बेस्टाइल जेल को तोड़ा जा रहा है। कब, 14 जुलाई 1789 को। और वहां पर 7 प्रिजनर निकलते हैं। कहने का मतलब 7 जो कैदी थे उनको छुड़ा दिया जाता है। वहां से छुड़ाने के बाद उनको वहां से भगा दिया जाता है। अब ये जो घटना है वो कब होती है, 14 जुलाई 1789 को। अब यहां से शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती क्यों है, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको 14 जुलाई 1789 में मैंने बताया कि पेरिस के अंदर एक जेल जिसका नाम बेस्टाइल जेल, वहां पर 60,000 मेन और वुमेन इकट्ठा होते हैं और किसको तोड़ते हैं, बेस्टाइल जेल को तोड़ते हैं। और वहां पर वो ढूंढ तो रहे थे, जो एमिनेशंस होते हैं, हथियार होते हैं, उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन मिले नहीं मिले। तो उन्होंने क्या, जेल को बिल्कुल तहस नहस किया। जहां पर जो भी मटेरियल वहां से निकला उसको उठाया और मार्केट में लेकर चले गए और वहां पर बेच दिया। अब वहां पर ये जो पॉपुलेशन थी वो दिखाना चाहती थी कि जो राजा है ना, राजा वो किसकी वजह से होता है, ये होता है वहां की पॉपुलेशन की वजह से, वहां की जनता की वजह से, वहां के सिटीजन की वजह से। कि अगर जनता खुश है तो वो राजा राजा बना रहेगा, अगर जनता नाराज है तो उसके खिलाफ जनता या पॉपुलेशन या सिटीजन उनके खिलाफ क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो आए इस जर्नी को स्टार्ट करें। अब ये जो है ना 14 जुलाई 1789, अब यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कहने का मतलब कई बार आप मूवीज वगैरह देखते हो तो मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है कि पहले पूरा लास्ट का सीन दिखाया जाता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी तो उसमें लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़े की कंडीशन बनी है ना वो किस कारण हुई है। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट पेज है
उस पर एक घटना आपको दिखाई दी है, यानी कि कहने का मतलब 14 जुलाई 1789 को एक घटना घट रही है जहां पर 7,000 पीपल इकट्ठा होकर बेस्टाइल जेल को तोड़ रहे हैं। अब उसको तोड़ रहे हैं तो ये जो सिचुएशन आज 14 जुलाई 1789 को घट रही है, तो उसका फ्लैशबैक देखेंगे कि पीछे क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण जो फ्रेंच की पॉपुलेशन है वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको क्या दे रही है, अंजाम दे रही है। तो आइए इस यात्रा को हम स्टार्ट करते हैं, इस मूवी को देखते हैं कि ये मूवी हमारे सामने क्या लेकर आती है। देखो बेटे, आप मूवीज देखते हो तो उसमें एक पिक्चर बन के तैयार होती है, तो अगर आप इस मेरे जो शब्द है उनको पिक्चर के साथ विजुअलाइज करते हुए सीखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ लिया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1774, अब कहने का मतलब क्या है, ये टाइम था 1774 और कहा, फ्रांस की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं कि यहां पर एक राजा बनता है, नया नया राजा बनता है। कौन बनता है, लुई 16 राजा बनता है। और कब बनता है, 1774 में बनता है। अब ये राजा जैसे ही बनता है तो इनकी जो डायनेस्टी है उसका नाम क्या था, बबन डायनेस्टी से था। अब जैसे ही ये फ्रांस का राजा बनता है तो देखता है कि अरे ये जो मेरा ट्रेजरी है, यानी कि जो खजाना है वो तो बिल्कुल खाली है। अब जैसे जो राजा होता है ना, उसको पैसे की तो हमेशा जरूरत होती है, क्योंकि इन्होंने एक महल बना रखा था। क्या, कौन सा महल, वर्साय का महल। वर्साय का महल बना रखा था, वो काफी बड़ा लेविस, उसमें बहुत सारे गार्डन्स डेवलप कर रखे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, और उसका जो बिल्डिंग है वो बहुत शानदार थी। तो इतना ज्यादा लेविस उन्होंने अपना महल बना रखा था जिस पर जो खर्च होता था वो बहुत ज्यादा होता था। पहली बात कि इतना बड़ा लेविस महल इन्होंने तैयार कर रखा था, उस पर भी पैसा खर्च होता है। सेना मेंटेन करनी है, उस पर भी पैसा खर्च होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम जैसे अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊं तो नॉर्थ अमेरिका आप पढ़ते हो, साउथ अमेरिका पढ़ते हो, एशिया, एशिया के साथ लगता इलाका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका, आप ऐसे पढ़ते हो। तो यहाँ यूरोप में दो कंट्री, कितने कंट्री बताए मैंने, दो कंट्री यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक तो फ्रांस और एक ब्रिटेन होता है। ये आपका फ्रांस और यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन, आपस में बड़ी दुश्मनी, यानी कि लड़ते झगड़ते रहते थे। अब जैसे ब्रिटेन, ध्यान से सुनना यहाँ पर, जैसे ब्रिटेन ने हमारे देश में कॉलोनीज बनाई थी, वैसे ही कॉलोनीज कहां पर बनाई थी, अमेरिका के अंदर बना रखी थी। लेकिन ये जो अमेरिकन थे ये बहुत जल्दी जाग गए। कहने का मतलब क्या है, इनकी आंखें बहुत पहले खुल गई थी कि ब्रिटिशर्स को अब हमें हराना पड़ेगा। अगर इनको ऐसे ही ये हमारे देश में आते गए और हमारे जो रिसोर्सेस है या पैसे है इनको ड्रेन करते रहे तो हमारा लॉस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इनकी आंखें खुली और किस किस के बीच में युद्ध हो रहा था, अमेरिका और किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। और इस युद्ध में अब देखो ये आपस में दोनों क्या है, दुश्मन है, ब्रिटेन और फ्रांस। और दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त। तो अमेरिका की सहायता कर रहा था, कौन सहायता कर रहा था, फ्रांस। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही लुई 16 राजा बनता है उसको अपनी ट्रेजरी बिल्कुल खाली मिलती है। उसका कारण क्या था कि पहला कारण कि महल काफी बड़ा था, दूसरा कारण कि मेंटेनेंस, सेना की मेंटेनेंस है, कोर्ट्स की, कोर्ट्स का मतलब जो दरबार होता है उसकी मेंटेनेंस है, उसमें खूब पैसा लग रहा था। तीसरा कारण कि फ्रांस ने सहायता की थी, किसकी सहायता की थी, अमेरिका की सहायता की, ताकि वो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में क्या हो सके, जीत सके। जिसके कारण लुई 16 को क्या है, खजाना खाली मिलता है। अब देखो बेटे, याद रखना मैंने 14 जुलाई 1789 से आपको बताना स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो टाइम है ये 1774 का टाइम है।
अब देखो, जिस राजा को खजाना बिल्कुल खाली मिलेगा वो क्या करेगा? क्वेश्चन है आपके लिए। तो वो क्या करेगा? वो टैक्सेस को बढ़ाएगा। कहने का मतलब क्या है? टैक्सेस को इंक्रीज कर देगा। अब सुनो, यहां पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी। बहुत पेशेंस के साथ आप देखो, कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, कहीं से भी है, जैसे भी है, अगर आप इन पार्ट्स को बहुत ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, और ये क्या था? थर्ड स्टेट। ये 3 ग्रुप में बटी हुई थी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर थे क्लर्जी। क्लर्जी, क्लर्जी इज इक्वल टू पादरी। पादरी, पादरी मैं बताती हूं कि जो चर्च पे काम करते हैं। ये दूसरे थे नोबल्स। नोबल्स इज इक्वल टू किंग। किंग या फिर किंग से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता वो कहलाता। और तीसरा था थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी बनी हुई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? इसमें भी सबसे ऊपर बिग बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट। मर्चेंट वो ट्रेडर्स होते हैं जो ओवरसीज ट्रेड करते हैं। कहने का मतलब विदेशों के साथ ट्रेड करते हैं, ये उसमें शामिल होते हैं। तो ध्यान से सुनना, ये जो थे ना, ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, ये भी क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। क्या लगाते थे? टैक्स। टैक्स लगाते थे। तो किस नाम का टैक्स लगाते थे? टिथ नाम का टैक्स लगाते थे, जो कि चर्च वाले लगाते थे। कितना सिंपल है। अब देखो सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट वाले टैली नाम का टैक्स लगाते थे, और इसमें स्टेट लगाती थी। स्टेट मतलब किंग लगाते थे। और लगता किस पर था टैक्स? थर्ड स्टेट पर लगता था। बहुत सिंपल कि फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में बड़े लेवल पर बटी हुई थी। पहला कौन था? फर्स्ट स्टेट, जिसमें क्लर्जी, जिनको पादरी कहा जाता है। हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो जैसे ब्राह्मण होता है, पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है, वैसे ही थे। दूसरा कौन थे? नोबल्स थे। नोबल्स का मतलब किंग, किंग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति वो नोबल्स कहलाते थे। और थर्ड स्टेट में हर वो व्यक्ति, चाहे आर्टिशन है, चाहे पीजेंट है, चाहे बिग बिजनेसमैन है, सभी इसमें शामिल थे। और वो क्या करते थे? टैक्स को पे करते थे। सिंपल। अब देखो, 2 टैक्स लगाए जाते थे। पहले का नाम क्या है? टिथ, और दूसरे का नाम है टैली। टैली टैक्स स्टेट के द्वारा यानी कि किंग के द्वारा, टिथ टैक्स चर्च के द्वारा लगाया जाता था। अब ध्यान से सुनना कि जो चर्च होते थे उनके पास भी काफी बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े होते थे, जहां उनकी पॉपुलेशन से, जितनी भी पॉपुलेशन उनके नीचे आती थी, जितने भी खेत उनके नीचे आते थे, उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। ये जो 2 कैटेगरी थी, ये बहुत लेविश लाइफ को जीते थे। बहुत शानदार लाइफ इनकी रहती थी। इनके बड़े बड़े महल होते थे। इनकी जो लाइफ है, इनका जो खाने पीने का स्टाइल है या फिर ओढ़ने पहनने का स्टाइल होता था, वो भी बहुत बेहतरीन होता था। सरवाइव कौन कर रहे थे? थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट ही क्या करती है? रेवोल्यूशन करती है, क्रांति करती है। उम्मीद करती हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें। अब देखें, जो फ्रांस है उसमें एक्सट्रीम कंडीशन हो गई थी। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रांस के अंदर थर्ड स्टेट थी, उनको अपना लिवलीहुड कमाना मुश्किल हो गया था। कहने का मतलब क्या है? वो अपना 2 टाइम का खाना जुटाने में भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उसमें 3 या 4 कारण हम पढ़ते हैं, तो उनको सिंपल शब्दों में समझो कि सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है? निर्वाह मुश्किल होना। मुश्किल होना का मतलब क्या होता है? मुश्किल होना। अब ये क्या होता है कि जो सोसाइटी थी, फ्रांस की सोसाइटी थी, जिसमें थर्ड स्टेट आती थी, उसमें इतने गरीब पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे किसान होते हैं, उनको टैक्स देना बहुत मुश्किल हो रहा था।
अब देखो क्या, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जीवन यापन की जो चीजें थी वो एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, खतरे में आ गई थी। और खतरे में कैसे आई, पहला कारण कि जो पॉपुलेशन थी, कहाँ की, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। वो कब से कब से, 1715 से लेकर 1789 तक वो 23 मिलियन से लेकर और कितने मिलियन, 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन पॉपुलेशन है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल है बेटे। अब जहां पर भी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो वहां पर क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी वो किसकी ज्यादातर बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की, खाने वाली चीजों की बढ़ेगी। लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था, यानी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस तरीके से जो ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। तो पहला कारण क्या है कि फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन है वो हद से ज्यादा क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। आगे देखें, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, ड्रॉट और हेल। अब जैसे जैसे जो सोसाइटी है उसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन जो प्रोडक्शन था उसमें कमी आ रही थी। कमी क्यों आ रही थी, ऐसा भी तो है कि कमी आने का कारण क्या है, प्रोडक्शन तो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। जो किसान है और मेहनत करे और मेहनत करे तो क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुछ नेचुरल क्लेमिटीज ऐसी होती हैं जैसे ओले गिरना या फिर सूखा पड़ जाना, जिसके ड्रॉट वगैरह आ जाना, तो जिसके कारण वहां पर जो प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अब देखो क्या, द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, द प्राइस ऑफ ब्रेड विच द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। यानी कि जो हम जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गेहूं ज्यादा खाया जाता है, साउथ इंडिया या फिर ईस्टर्न पार्ट में ये क्या है, राइस ज्यादा खाया जाता है, तो हम उसको स्टेपल फूड कहते हैं। तो यहाँ पर जो इनका स्टेपल फूड था ना, जो मुख्य भोजन था वो ब्रेड था। और ब्रेड के जो प्राइस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, बहुत तेजी से, कि जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि जो सैलरीज है वो उस पेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो पा रही है, लेकिन ब्रेड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। वो ब्रेड खाते थे। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइस, यानी कि जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही, तो जिसके कारण उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। एक इंसान 500 रुपए कमा रहा है, 5 साल से कमा रहा है, लेकिन जो प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज है वो बढ़ रही हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ कि प्राइस तो बढ़ रहे थे लेकिन क्या है, जो आपकी सैलरी या वेजेस है वो फ्रांस के अंदर नहीं बढ़ रही थी। गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन। अब जो इंसान गरीब बेचारा और गरीब और गरीब और गरीब, और जो अमीर वो और अमीर और अमीर, यानी कि फर्स्ट स्टेट और अमीर, सेकंड स्टेट और अमीर, और गरीब कौन हो रहे थे, थर्ड स्टेट वाले। थर्ड स्टेट में भी मिडिल क्लास ऐसी आएगी जो धीरे धीरे क्या है, पैसा कमाना स्टार्ट करेगी, वो पढ़ना स्टार्ट करेगी, वो फिलोसफर्स को पढ़ेगी, उसके बारे में भी देखेंगे। देखें, फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट। और हार्वेस्ट का मतलब क्या है, आगे चलकर जो हार्वेस्ट हेल के कारण, हेल का मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि होना, उसके कारण जो प्रोडक्शन है फसलों का वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आइए अब आगे और भी पढ़ लेते हैं कि जो मिडिल क्लास थी, अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी अभी आपको बताया था, रिकॉल करना मेरे साथ। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में बटी हुई थी। कैसे, देखो, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में, 3। फर्स्ट क्लर्जी वगैरह, नोबल्स वगैरह। अब यहां पर देखो ये एक कैटेगरी बनती है, और थर्ड स्टेट में जो सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट और लॉयर्स वगैरह आते हैं, यानी कि जो वकील वगैरह होते हैं वो आते हैं। इनके पास कुछ पैसा आना स्टार्ट हो गया था, यानी कि इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण अब इन्होंने जो एजुकेशन है वो लेनी स्टार्ट करी, जिससे बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग जो बेहतरीन राइटर्स होते उनको इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से ये होगा कि थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। तो जो नोबल्स कर रहे हैं, यानी कि जो किंग कर रहे हैं या फिर क्लर्जी कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे थे,
उनके खिलाफ क्या है, आवाज उठानी स्टार्ट कर देंगे। तो ध्यान से सुनना, ये थी फर्स्ट क्लास, सेकंड स्टेट और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट फर्स्ट क्लास कहलाते हैं, यानी कि जिसके पास खूब पैसा है तो क्या कहलाते हैं, फर्स्ट क्लास कहलाते हैं। और अब जैसे आप अपनी ही सोसाइटी, जैसे टाटा है, अडानी अंबानी परिवार हैं, ये फर्स्ट क्लास में आते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है। अब जिसके पास घर है, गाड़ी है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, वो अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास आती है, मिडिल क्लास। तो थर्ड स्टेट में जो सबसे ऊपर थे ना, वो क्या कहलाते थे, मिडिल क्लास कहलाते थे। और इससे नीचे जो थर्ड स्टेट में जो रह गए वो लोअर क्लास कहलाते थे। क्या कहलाते थे, लोअर क्लास। यानी कि इनके पास तो बेचारों के पास कुछ था ही नहीं, बहुत गरीब थे। तो ये जो सोसाइटी थी, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, वो तो फर्स्ट क्लास कहलाती थी जिसके पास खूब क्या होता था, पैसा होता था। दूसरा, ये वाली जो क्लास थी, यानी कि थर्ड स्टेट में सबसे ऊपर जो थे वो मिडिल क्लास कहलाए। क्या कहलाए, मिडिल क्लास। और बाकी रह गए लोअर क्लास, जिनके पास कुछ भी पैसा वगैरह नहीं था। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। तो ये जो मिडिल क्लास थी ना, उसने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, वो प्रॉस्परस बने, वो एजुकेशन उन्होंने ली और नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अलग तरीके से चीजों को सोचना स्टार्ट करते हैं। मैंने नाम बताए, 3 फिलोसफर्स थे जिनकी किताबों को फ्रांस के अंदर उस दौरान खूब पढ़ा गया। क्या क्या थे, जॉन लॉक, 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये बुक का नाम है बेटे, बिल्कुल सीधा यूं का यूं पेपर में आता है। और जीन जैक रूसो, जो कि क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने किताब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि पूरी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि स्टेट के पास पूरी जो प्रॉपर्टी है, सबको इक्वल बांट दो, सबको एक जैसा दे दो। अब किसी के साथ ऐसे इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी एक जैसा बांटो, एक साथ प्रोडक्शन करो, सभी में बांट दो। ऐसा किसने कहा, जीन जैक रूसो। ऐसे ही मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो लॉ के अकॉर्डिंग है ना, वो काम होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये पढ़ते तो इस तरह की फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्होंने तीनों जो राइटर्स थे, उन्होंने कॉमन बात कही। क्या कही, देखो, दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ प्रिविलेज ऑन द मेरिट, नॉट ऑन द बर्थ। ये इन्होंने कहा कि जो विशेष अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, विशेष अधिकार, वो किस आधार पर होने चाहिए, वो होने चाहिए मेरिट के आधार पर। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी इंसान के अंदर कोई गुण है ना, तो उस आधार पर उनको क्या देने चाहिए, राइट्स देने चाहिए। आप उनको जन्म के आधार पर ना दें। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये राजा हैं, उनके अगर बच्चा पैदा होता है तो आगे चलकर वही राजा बनता है, ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे देखें, दिस आइडिया वर बेस्ड ऑन द फ्रीडम। इन्होंने कहा आजादी होनी चाहिए सभी इंसानों के लिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मौका मिलना चाहिए कि जो भी इंसान कर सकता है, हर व्यक्ति को क्या मिले, मौका मिले। दीज आइडियाज वर हाईलाइटेड बाय द फिलोसफर्स, ये फिलोसफर्स थे। अब सुनना, ये जैसे फिलोसफर्स वगैरह होते थे, तो इनकी जो किताबें इन्होंने लिखी ना, इनको बहुत सारे जो सैलून्स वगैरह होते हैं, जैसे हम सैलून्स में ये बाल कटवाने जाते हैं या फिर आप फेशियल ट्रीटमेंट लेते हो कोई भी, तो उस दौरान फ्रांस के अंदर ऐसे सैलून्स वगैरह बने होते थे, कॉफी शॉप्स होते थे, यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल वगैरह में बहुत जगह पर जाया जाता था, जहां पर लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करते थे। दूसरा, सोसाइटी ऐसी भी थी जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी। जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनके लिए इनकी किताबों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बैठकर पढ़ा जाता, जोर जोर से पढ़ते कि मैं, अगर आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है तो मैं आपको अच्छे से बुक को एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ, तो ऐसे ही किया जाता था। तो जो इलिटरेट पर्सन होते थे, उनको भी क्या है, इन सभी बातों के बारे में बताया जाता। तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वो बहुत अवेयर हो रही थी कि भाई ये जो राजा होते हैं, ये जन्म से ही उनको सारे के सारे अधिकार, राइट्स मिल जाते हैं, जो कि सही नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, उनको इस तरह के जो राइट्स है वो नहीं देने चाहिए। आगे आगे देखेंगे बेटे,
अब देखिए, ये जो रिवोल्यूशन होती है उसका कारण क्या रहता है, कि वो क्या होती है। आगे देखिए, इन 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ अ स्टेट जर्नल टू पास द प्रपोजल ऑफ द न्यू टैक्सेस। अब ये वही कहानी है जैसे 1774 में जब किंग को ये लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है 1774 में, कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली है, तो अब वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एस्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाते हैं। और मीटिंग में कौन आएंगे, तीनों आएंगे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट से, तीनों से व्यक्ति आएंगे और एक मीटिंग करेंगे, उसको एस्टेट जर्नल की मीटिंग कहते हैं। और वहां पर ये कहा कि यहां पर बैठकर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टैक्सेस को बढ़ाने वाले हैं। अब यहां से सुनना, टैक्सेस बढ़ाने के लिए जो तीनों एस्टेट हैं उनकी मीटिंग होना बिल्कुल कंपलसरी था, क्योंकि रूल बना हुआ था कि मीटिंग जरूर करेंगे। अब बहुत सिंपल शब्दों में यहां पर समझना, इस मीटिंग में होता क्या है। क्या हुआ कि यहां पर जो तीनों स्टेट के व्यक्ति आते हैं, तीनों स्टेट से कैसे, फर्स्ट स्टेट से 300 व्यक्ति यहां पर आते हैं, सेकेंड स्टेट से 300 व्यक्ति यहां पर आते हैं, और थर्ड स्टेट से आते हैं। 600 को सिर्फ एंट्री दी, नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति इस मीटिंग में आते हैं थर्ड स्टेट से। अब इनका रूल क्या था, पुराना रूल इन्होंने बना रखा कि चाहे स्टेट में कितने भी व्यक्ति बैठे, सिर्फ एक वोट काउंट होगा। जैसे आज के टाइम में अगर हम वोट कास्ट करने जाते हैं, मैं अगर वोट कास्ट करने जाती हूँ तो मेरी वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, और जैसे अंबानी अपनी वोट कास्ट करने जाता है तो उस वोट की वैल्यू भी एक ही रहने वाली है, यानी कि हर इंसान की वोट की वैल्यू एक। यहां पर क्या है, ये एस्टेट की वैल्यू को काउंट कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेट से चाहे कितने भी व्यक्ति क्यों ना आए, एक काउंट की जाएगी वोट। ऐसे ही यहां पर एक काउंट की जाएगी, और ऐसे ही यहां। अब देखो, झगड़ा ही खत्म। झगड़ा ही खत्म कैसे, कि ये प्लस ये हमेशा चाहेंगे कि क्या इंक्रीज हो, टैक्स इंक्रीज हो, अपने आप जीत जाते, और हमेशा क्या होता था, टैक्स इंक्रीज हो जाता था। अब ये जो मीटिंग होती है, अब ये मीटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, 600 व्यक्ति यहां पर बैठते हैं। अब देखो बैठते कैसे हैं, ये पूरा हॉल बना हुआ है, यहां पर ऐसे ऐसे क्या लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, और यहां पर किंग बैठता है, सामने किंग बैठता है, और यहां जैसे फर्स्ट स्टेट वाले यहां बैठते हैं इस लाइन में, और सेकंड वाले यहां बैठ जाते हैं। जो चेयर के पीछे जगह रहती है ना, वहां पर खड़े होना पड़ता है। किसको खड़े होना पड़ता है, थर्ड स्टेट वालों को खड़े होना पड़ता है, जो कि सही नहीं माना जाता। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब इस मीटिंग के अंदर एस्टेट जर्नल की मीटिंग होती है, राजा टैक्स बढ़ाना चाह रहा है। इस मीटिंग में आते हैं कौन, फर्स्ट से 300, सेकंड से 300 और थर्ड से 600। अब इस मीटिंग के अंदर थर्ड स्टेट वाले कहते हैं हम नहीं मानते इस रूल को, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो हम इस मीटिंग को अभी क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। अब होता क्या है कि थर्ड स्टेट, अब राजा ये कहता है कि ठीक है जाओ, ऐसे बोल देता है कि निकलो यहां से, नहीं इस मीटिंग की कोई वैल्यू है तो निकलो। थर्ड स्टेट वाले कहते हैं ठीक है निकल लिए। अब हम आपकी नहीं सुनेंगे राजा जी, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग देश चलेगा, आपके अकॉर्डिंग, ऐसे कहकर और बाहर निकल जाते हैं। कौन, थर्ड स्टेट वाले। अब सुनो, but the member of the third state demanded that each individual should be the given a right to vote, यानी कि हर व्यक्ति को एक क्या देना चाहिए, वोट वैल्यू देनी चाहिए। दिस वाज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बाय द रूसो रिटन हिज। अब ये जो रूल था ना, ये इन लोगों ने कहां से पढ़ा था, जो जीन जैक रूसो थे, उनकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने पढ़ा था। When their proposal was rejected by the king, the member of the third state walked out the assembly in protest। और वहां से गुस्से में निकल लिए कि हम नहीं करेंगे, हम अब नहीं सुनने वाले, हमारे फसलों पर तो ओले गिर रहे हैं,
हमारी फसलों का प्रोडक्शन घट रहा है, हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, आप टैक्स बढ़ाने की बातें कर रहे हो, हम कम करने की बात कर रहे हो, आप बढ़ाने की बातें कर रहे हो। ऐसे करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए वहां से क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं। द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ द नेशनल असेंबली, कि हम अपनी क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली बना ली है, ये हमारी नेशनल असेंबली रहेगी। और अब हम इसमें जो मोनार्क है उसकी पावर को क्या कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे, यानी कि मोनार्क की कोई पावर नहीं रहने वाली आगे चलकर। और हम किसका निर्माण करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने वाले हैं। देयर वाज एन आउटब्रेक ऑन द स्ट्रीट्स, अलग अलग गलियों में, नुक्कड़ पर, अलग अलग क्या होने जगह पर विरोध होने लग गए। एंग्री वुमेन, गुस्से में आई औरतें, स्टॉर्म इनटू द शॉप एंड आफ्टर स्पेंडिंग द आवर इन द लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। अब सुनो, अब इन्होंने जो थर्ड स्टेट वाले थे, इन्होंने कह दिया कि हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आप राजा जी हमारी बातों को नहीं मानने वाले, ये बिल्कुल तय है, हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन। और इन लोगों ने इस काम को करना भी स्टार्ट किया, मीटिंग्स करने लग गए। मीटिंग करने लग गए तो उनमें रूल और रेगुलेशंस को लिखा जाना था, प्रॉपर तरीके से समझा जाना था, डिस्कशन होना था। तो वहां पर जो ये मैन वाली जो कैटेगरी थी वो मीटिंग्स में जाती, घर पर कौन रह जाती, विमेन रह जाती। यानी कि विमेन अब पीछे से काम कर रही थी, कहने का मतलब क्या है, वो परिवार को भी संभाल रही थी, प्लस वो अर्निंग का भी काम कर रही थी, प्लस जो बेकरी शॉप होती है जहां से ब्रेड लाने होते तो घंटों घंटों लाइन में लग के और अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आती, ब्रेड लेकर आती। और जब ब्रेड लाती तो कई बार ऐसे लंबी लाइन लग जाती, घंटों तक इंतजार करना पड़ता। और क्राइसिस, इतना बुरा हाल था फ्रांस के अंदर कि वहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा। अब होता क्या, ध्यान से सुनना, कि जैसे लाइन में खड़े हैं, अब एक माँ होती है, वो सोचती है कि अगर आज मैं ब्रेड नहीं लेकर गई तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या। तो उनमें आपस में झगड़ा होता, वो उसके बालों को नोच रही है महिला, या फिर ऐसे आपस में झगड़े होते तो बहुत बुरा हाल हो जाता शॉप वगैरह के पास, जिसके कारण राजा को वहां पर जो शॉप के आसपास है वहां पर मिलिट्री कुक्स को तैनात करना पड़ा कि यहाँ पर इस तरह की रिवोल्यूशन ना हो, यानी कि इस तरह के जो झगड़े हैं वो नहीं होने चाहिए। अब एक तरफ तो राजा झगड़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट है उनके बीच में एक अफवाह फैलती है कि राजा हमारे जो खेत हैं उनको नष्ट करना चाहते हैं, हमारा जो जीवन है उसको खत्म करना चाहते हैं। राजा का इरादा है कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उसको क्या करना, परेशान करना। तो इस तरह के विचार चारों तरफ फैल जाते हैं। तो तब जाकर ये 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई 1789 को ये रिवॉल्यूशन होती है। ये किसान पहले ही ये सोच लेते हैं कि राजा हम पर अटैक करे, क्यों ना हम पहले ही उन पर क्या कर दें, अटैक कर दें, तो क्यों ना हम बच जाएं। तो जिस तरीके से जो अफवाहें फैलती हैं, तो जिसके कारण फ्रांस की पॉपुलेशन राजा के खिलाफ क्या करना स्टार्ट कर देती है, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो राजा डर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया है बेटे। अब राजा के मन में भय पैदा हो जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एक दो साल से जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूं, नहीं तो ऐसा होगा कि मुझे मेरी पोस्ट से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखो क्या, फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कहने का मतलब अब क्या है, संवैधानिक मोनार्की होगी, संवैधानिक राजशाही होगी। इसको देखेंगे। एक मिनट बेटे, ये थोड़ा सा स्लाइड, हाँ ये आ गई है। अब ये कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और क्या होगा, मेरा नाम चलता रहेगा। राजा ने डरते हुए ये कहा कि अब ये क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आते हैं। अब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, अब लुईस 16 इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रांस में क्या होने वाला है, रूल होने वाला है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन।
अब देखो एक डिक्लेरेशन आता है, बिल्कुल एक चार्टर निकालते हैं कि जो मैन है उनके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ऐसे निकाल दिया जाता है। और राजा भी कहता है ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार, फ्रीडम बोलने का अधिकार, और क्या है आपके विचारों का अधिकार, इक्वलिटी होनी चाहिए किसके सामने, कानून के सामने, वर एस्टैब्लिश एज द नेचुरल एंड इनअलाइनेटेड राइट्स, यानी कि जिन राइट्स को बिल्कुल नहीं टाला जा सकता वो सभी राइट्स किसके पास होंगे, किसके पास होंगे, जो फ्रांस है के मैन है उनके पास होने वाले हैं। दे बिलोंग ईच ह्यूमन बीइंग बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कि जन्म के आधार पर सबको अधिकार है और उन अधिकारों को, किसी के अधिकारों को भी छीना नहीं जा सकता। अब सुनना, अब क्या होता है, जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर जो मोनार्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लेता है। अपनाने के बाद दो देशों के साथ ये बातें करने जाता है, जो प्रशिया वगैरह है उन देशों के साथ, यानी कि जर्मनी के राजा और पर्शिया के राजा हैं उनके साथ कन्वर्सेशन करता है कि जैसे आज मेरे साथ हुआ है ना, वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना आप मिलिट्री मेरे पास भेजें, सेना मेरे पास भेजें और इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो वो दोनों राजा हैं वो मान जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपके पास मिलिट्री को जरूर भेजेंगे। लेकिन इससे पहले ही जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उसको पता लग जाता है कि राजा इस तरह की नेगोशिएशंस कर रहा है, बातें कर रहा है, तो हमें अब ये नुकसान पहुंचा सकता है। कौन, राजा। तो अब राजा को पकड़ लिया जाता है और राजा को कर दिया जाता है एग्जीक्यूट, फांसी तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद कौन आता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। देखो कौन। अब फ्रांस एबोलिश द मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक, ए स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कह रहे हैं कि स्टेट जनरल थी पहले, तो मैंने बताया ना कि स्टेट जनरल की मीटिंग करना जरूरी है, तो ये किंग का टाइम था, किंग का टाइम था। और थर्ड स्टेट क्या बनाती है, नेशनल असेंबली बनाती है। क्या बनाती है, नेशनल असेंबली। और उसके बाद जब नेशनल असेंबली बनाती है तो राजा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको स्वीकार कर लेता है। अब स्वीकार कर लेता है तो देखो क्या है, इवन दो लुई 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द प्रोशिया, यानी कि प्रोशिया है उस देश के साथ वो गुपचुप बातें करता है। कहने का मतलब कि राजा जी अगर आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, तो इस चीज को आपको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो कैसे रोकेंगे, देखो, अ वार डिक्लेयर बाय द नेशनल असेंबली अगेंस्ट द प्रोशिया, जैसे ही क्या है जो पॉपुलेशन थी उसको पता लगता है तो वो क्या कर देते हैं, वॉर कर देते हैं 1792 में, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ वॉर कर देते हैं। फिर क्या होता है देखो, एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड एट द रिवोल्यूशन शुड बी कंटिन्यू। कहने का मतलब जो वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए थे ना, मैन को राइट्स दिए गए थे, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी ना उन्हीं को दिए गए थे, बाकी जो गरीब थे उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब कैसे, पीपल स्टार्टेड forming the political club, discuss the government policies and the plans. The most successful of these clubs were of the Jacobin. बहुत important, Jacobin कि जो प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी और जो 30 दिन में, यानी कि कोई एक महीने में जितना पैसा कमाता है, अगर उसके 30 दिन का देश के अकॉर्डिंग कोई टैक्स पे कर रहा है ना, तो वो सही एक्टिव सिटीजन कहलाएगा और उनको कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाएंगे, बाकी को राइट्स नहीं दिए गए थे। तो जैकोबिन में वो व्यक्ति होते थे जो बहुत गरीब होते थे। कहने का मतलब क्या है, एक ग्रुप बनाया गया, यानी कि एक एसोसिएशन बनाई गई जिसको जैकोबिन्स कहा गया, और उसमें कौन थे, जो बिल्कुल गरीब सोसाइटी जो थर्ड स्टेट की थी वो उसमें क्या होती है, शामिल होती है। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द शॉपकीपर, आर्टिशंस, वर्कर्स। और इनका लीडर कौन था,
मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और इनका लीडर जैकोबिन क्लब का लीडर कौन बनता है? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बनता है। These Jacobins came to be known as the San Plutos, और जो इसमें काम करने वाले व्यक्ति थे ना उनको सैन प्लूटोस कहते थे। Those without the knee breeches, knee breeches का मतलब क्या होता है? जो आप घुटनों तक जो पैंट्स कैप्री वगैरह पहनते हो तो उनको नी ब्रीचेस कहते हैं। और नी ब्रीचेस पहनते कौन थे? जो हाई सोसाइटी या फर्स्ट क्लास वाले लोग थे ना वो पहनते थे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने फुल पैंट्स को पहनना स्टार्ट किया, जो बिल्कुल स्ट्रिप ट्राउजर्स होती थी यानी कि पट्टियां बनी होती थी उनको पहनना स्टार्ट किया। तो ये सैन क्लूटोस कहलाए। आपकी बुक में ये पिक्चर भी बनी हुई है। तो वो सैन क्लूटोस अब विरोध करते, किसका विरोध करते? आपका ये जो हायर सोसाइटी थी जिनके पास पैसे ज्यादा थे उनका इन लोगों ने क्या किया? विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे सुनो, रेन ऑफ टेरर। अब ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आ जाते हैं, कहने का मतलब क्या है? जो लुई 16 है, जब उन्होंने पर्सिया के साथ बातें करके जो फ्रांस है उसकी जनता को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उस दौरान उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब इसी बात का फायदा उठाया किसने? जैकोबिन क्लब के हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। अब लोगों को लगा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इक्वलिटी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो इक्वलिटी पर जोर देते हैं। लेकिन आप ये इसको ऐसे समझो कि आपको ये कहा जाए कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं एक जैसे कपड़े पहनेंगे, है ना? आपको ये कह दिया जाए कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन, हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है एक तरह का खाना खाएगी, दूसरा खाना चेंज ही नहीं होगा, हर रोज एक तरह का खाना खाना। यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि बोलने का जो तरीका है उसको भी चेंज करने की कोशिश की, बिल्कुल एक जैसा बोलेंगे, एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा कौन लेकर आया कॉन्सेप्ट? ये लेकर आया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब इसमें क्या है? इसमें ये है कि इक्वलिटी होनी चाहिए लेकिन हद से ज्यादा इक्वलिटी भी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल के अंदर ऐसा है कि यूनिफॉर्म लगती है तो वो अच्छा लगता है कि बच्चे एक जैसे दिखाई दे, लेकिन आपके मम्मी पापा को भी ये कह दिया जाए कि आपको भी ऐसे ही कपड़े पहनने हैं तो कभी नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही कब हुआ? जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है वो हद से ज्यादा क्या लेकर आते हैं? इक्वलिटी। और जिसको देखकर फ्रांस की पॉपुलेशन अब ऐसा सोचती है कि हम एक से पीछा छूटा था, जैसे लुई 16 से पीछा छूटा था, अब ये आ गया है। कौन? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। देखो क्या है, रोबेस्पियर लीडर ऑफ द जैकोबिन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल, यानी कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। किसने कोशिश की? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कोशिश की। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना, ये दोस्त हु कंसिडर्ड हिज द एनिमीज, यानी कि वो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा दुश्मन है। अब क्या करेगा? इंक्लूडिंग हिज क्लब मेंबर्स एंड एनीवन डिड नॉट एग्री टू हिज मेथड, यानी कि कोई भी उसके क्लब के अंदर का भी व्यक्ति अगर कोई ऐसा होता कि जो उसके विचारों को सही नहीं मानता तो उसको भी क्या कर देता? इन प्रिजन, जेल में डाल देता या फिर उसको मार देता। आगे देखें, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर उसको ये लगता कि ये सच में इसने ऐसा कुछ किया है तो उसको गुलेटिन कर देते। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गुलेटिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसे मशीन बना दी, इन्वेंट कराई इसने, और यहाँ एक इंसान को लेटा दिया जाएगा, उसका ये गर्दन होगी और यहां से एक धारदार जो फरसा वगैरह होता है वो आएगा और इस इंसान की किसको काट देगा? गर्दन को काट देगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसने बनवाया, ये गुलेटिन नाम का ही व्यक्ति था जिसने बनवाया। अगर कोई इसके खिलाफ बातें करता तो उसको गुलेटिन कर दिया जाता, यानी कि उसको मार दिया जाता। अब देखो, ये गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द टू पोल्स एंड ब्लेड विद द विच इज अ पर्सन इज beheaded, यानी कि उसकी गर्दन को उससे अलग कर दिया जाता है इंसान की। आगे, लॉ वर इंट्रोड्यूस इन प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस, बिल्कुल जो सैलरी वो फिक्स कर दी, इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं होना है। आगे, रोबेस्पियर परस्यू द पॉलिसी टू द relentlessly that even his supporters began to be demand, ये क्या है? मॉडरेशन। कहने का मतलब क्या है
कि जो बहुत ही बेकार जो पॉलिसीज है वो लेकर आते हैं, और वो अपने भी जो साथ में लीडर्स वगैरह होते थे उनकी बातों को भी नहीं सुनते थे। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन, अब क्या होगा, जो इंसान इतना ज्यादा कंट्रोल करेगा उसके साथ भी ऐसा ही होना है। अब इनको भी इसी मशीन पर लेटा दिया। कहने का मतलब जो बुलेटिन करने वाली मशीन थी 1794 में इसी पर लेटा दिया कि लेट यहाँ पर और जा, और भेज दिया। कहाँ भेज दिया? भगवान के पास भेज दिया। आगे देखो, अब ये भी चला जाता है, अब ये भी चला जाता है। एस्टेट जर्नल आपने पढ़ी, यानी कि जो राजा के टाइम की थी एस्टेट जर्नल, उसको आपने पढ़ा। जर्नल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको पढ़ा। अब कन्वेंशन, और अब क्या आता है? डायरेक्टरी रूल आता है, यानी कि कन्वेंशन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और अब आता है डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में सिंपल ये था कि 5 व्यक्तियों को पावर दे दी जाती है। और क्यों दी जाती है? जैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे ना, वो अकेले व्यक्ति थे और जिसके कारण वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो आगे चलकर ये सोचा गया कि अब ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है इनको तो निपटा दिया, अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव बनाई जाए जिसमें सभी बैठकर डिस्कशन करें, उसके बाद क्या करें? फैसला ले। तो अब ये जो क्या है डायरेक्टरी बनाएगी। देखो क्या, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द वीमर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर, यानी कि जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसने क्या लिया? पावर को लिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच डिनाई द वोटिंग राइट टू दोज हु डिड नॉट ऑन प्रॉपर्टी, और उनको अधिकार नहीं दिया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। इट गेव वे टू द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और इसमें कितने चुने जाएंगे व्यक्ति? 5। These then appointed the directory and executive made up of 5 members. It provide a safeguard against any man dominating power, यानी कि एक व्यक्ति से पावर को छीनकर अब कितने व्यक्तियों को दे दिया? 5 को। The director often clash with the legislative councils, अब ये आपस में झगड़ते रहते, नहीं मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, ऐसे ऐसे क्या करते रहते? झगड़ते। और एक इंसान के लिए क्या खोल दिया गया? रास्ता खोल दिया गया। अब ये कौन थे? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि जो डायरेक्टरी रूल है फ्रांस में आया, और फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आने के बाद जो ये क्या है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इससे पहले थे, 5 व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया, आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। और एक तरफ एक इंसान बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब फ्रांस खाली हो और कब मैं फ्रांस के ऊपर क्या करूं? अटैक करूं, वहां की पावर को क्या कर लूं? ग्रैब कर लूं। अब ये कौन है? ये है आपके नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें ज्यादा नहीं दिया है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूं। 1804 में पावर को लेते हैं और ये फ्रांस को बिल्कुल अच्छे तरीके से जीत लेते हैं। अब क्या होता है, फ्रांस को जीतने के बाद इनका मन है कि पूरे यूरोप को जीते। अब पूरे यूरोप को जीते तो ये नेपोलियन कोड लेकर आते हैं 1804 में ही, और ये कहते हैं कि जैसे मैंने फ्रांस को जीता है मैं पूरे यूरोप को जीत सकता हूं। अब इन्होंने क्या किया कि फ्रांस में बहुत सारे सुधार किए इन्होंने। कहने का मतलब क्या है, जो ट्रेड होता है उसमें बहुत सारे टैक्स लगते थे, उनको इन्होंने एबोलिश किया। इन्होंने रोड बनवाए, इन्होंने जो व्हीकल्स होते हैं उनको बनवाया। तो अलग अलग बहुत सारे काम इन्होंने किए। और जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर गया और नेपोलियन आता है तो बहुत सारी जनता पॉपुलेशन किसके फेवर में आ जाती है? नेपोलियन के फेवर में आती है। लेकिन जो नेपोलियन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग ही था। क्या अलग था? कि नेपोलियन चाहता था कि मैं पूरे यूरोप को जीतूं, और पूरे यूरोप को जीतने के लिए इनको चाहिए सेना और इनको चाहिए पैसा, 2 चीजें चाहिए। और ये पैसा और सेना कहां से लेकर आ रहे थे? फ्रांस से लेकर आ रहे थे। अब ये गड़बड़ कि एक राजा था उससे पीछा बड़ी मुश्किल से छूटा। फिर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आया कि उन्होंने बहुत हार्श पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा था फ्रांस की पॉपुलेशन को कि अब ये जो नेपोलियन है वो बहुत सुधार करने वाले हैं। ये भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट होते हैं
उन्होंने क्या है, अलग अलग देशों में कंट्रोल करने के लिए सेना को ले जाने लग गया, और किसको ले जाने लग गया, आपके जो पैसा है वो फ्रांस का यूज करने लग गया। तो अब इससे भी पीछा छुड़ाना है, कहा, किसको, फ्रांस को। अब टाइम आता है 1815 में, बहुत सारे जो किंग है आपस में मिलकर सेना इकट्ठी करते हैं और एक लड़ाई होती है, वाटरलू की लड़ाई। इस लड़ाई में जो वॉर होता है, इसमें किसको हरा दिया जाता है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और इसके बाद जो नेपोलियन है उसका रूल बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, इतनी ही कहानी है, इससे ज्यादा नेपोलियन के बारे में आपके चैप्टर में नहीं रहने वाली। अब सुने, जो ये फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हो रही थी ना, इस रिवॉल्यूशन के अंदर क्या था कि जो वुमेन थी ना, उनके अधिकारों की बिल्कुल बात नहीं की गई। बेचारी क्या है, जो वहां पर जो कॉफी शॉप नहीं सॉरी जो बेकरी शॉप होती हैं, वहां पर बेचारी झगड़ा करती हैं, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती हैं, इनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया। तो महिलाओं को लगा कि हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में भी बातें होनी चाहिए, तो इन्होंने अपने राइट्स के लिए भी बोला। देखो क्या, डिड वुमेन हैव द रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं ने रेवोल्यूशन की, बिल्कुल की। वुमेन देयर पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशन एंड होप, यानी कि वो क्या चाहती थी, क्या, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन एंड द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि बहुत सारी जो महिलाएं थी, ना ही तो उनको पढ़ाया जा रहा था और ना ही उनको किसी भी तरह की कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी। कहने का मतलब जो बार बार बदलाव होते जा रहे थे, वो मैन कैटेगरी जो होती थी उनके राइट्स के बारे में तो बातें हो रही थी, लेकिन विमेन के बारे में बातें नहीं हो रही थी। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या चेंज किया, क्या चाहती थी ये, ओनली डॉटर ऑफ द नोबल्स, यानी कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले जो व्यक्ति थे उनकी बेटियां पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कन्वर्ट इज इक्वल टू स्कूल, यानी कि इनमें पढ़ पाते थे। इनमें जो वेल्दी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में भी मिडिल क्लास की जो लड़कियां थी वही पढ़ पाती थी, बाकी सोसाइटी तो जो फीमेल कैटेगरी थी वो अनपढ़ रहती थी। आगे देखिए, देयर वेजेस वर लोअर देन द मैन, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो महिलाओं की जो सैलरी होती थी वो क्या होती थी, कम होती थी। ये तो जो बाद तक की सोसाइटी है उसमें भी देखने को मिला कि जो महिलाओं के एफर्ट्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, उनको कम आंका जाता है, उनके काम की जो वैल्यू है वो कम दी जाती है। तो इसी तरीके से होता था। सिचुएशन इंप्रूव्ड, द रेवोल्यूशन गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस द लॉ दैट हेल्प इन द इंप्रूव लाइफ ऑफ द, ऐसे कोई भी नियम नहीं लाए गए जिससे महिलाओं की लाइफ में क्या हो सके, सुधार हो सके। तो फिर क्या हुआ, द वुमेन स्ट्रगल फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ये तो लड़ रही थी, किसके लिए लड़ रही थी, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रही थी कि हमें कम से कम राइट्स तो दे दो। कि जब भी ये पूरी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, इतनी क्रांति हुई, बेकरी शॉप पर गए, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पाला, कॉन्स्टिट्यूशन जिस दौरान बनाया जा रहा था, तो इतनी मेहनत की तो हमें राइट्स नहीं मिल रहे। आगे देखिए, इट वॉज फाइनली 1946 that women France own the right to vote, और इतने लड़ने झगड़ने के बाद जो महिलाएं थी, कहाँ की, फ्रांस की महिलाएं थी, उनको आखिरकार क्या मिल जाता है, राइट्स मिल जाता है। किसका राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि महिलाओं ने भी अपने पार्ट पर, अलग पार्ट पर मेहनत की और अलग पार्ट पर मेहनत करते हुए ये अपने राइट्स उन्होंने लिए। आगे ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। ये आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप सुन लो, 5 मिनट में इसको कंक्लूड करेंगे। देखो क्या है कि स्लेव क्या होते हैं, स्लेव दास को कहा जाता है। दास कि एक इंसान को पकड़ा, आपने जैसे अफ्रीका सुना होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां अफ्रीका, यहाँ एशिया, यहाँ यूरोप। अब ये यूरोपियन कंट्रीज यहाँ आते, यहाँ से बहुत सारी पॉपुलेशन को पकड़ते और यहाँ इस तरीके से अमेरिका या फिर वापस कहाँ लेकर आते, यूरोप में। यानी कि जो अफ्रीकन्स होते उनको पकड़ा जाता या तो यूरोप में वापस, या फिर जो यूएसए वगैरह है यहाँ पर इनको पकड़ के इंसानों को और कहाँ लेकर जाया जाता, इन देशों में लेकर जाया जाता। अब देखो ध्यान से सुनना,
कि कई बार जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, ऐसे ही जो स्लेव्स होते थे ना, उनकी क्या लगती थी, मंडी लगती थी। कहने का मतलब ये इंसान डील डोल से अच्छा है, मेरे खेतों में अच्छा काम करेगा, मैं इसको खरीद लेता हूँ। आप आज के तरह इमेजिन करो, 20,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, वहां पर लिवरे नाम की करेंसी होती थी फ्रांस के अंदर। तो इस तरीके से स्लेव ट्रेड होता था और स्लेव की लाइफ कुछ भी नहीं होती थी। कहने का मतलब क्या है, उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना देना है, कपड़े देने हैं और पूरी लाइफ उनसे काम लेना है। तो इस तरह की लाइफ होती थी स्लेव्स की। अब स्लेव्स की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या फ्रांस में कुछ काम किए गए, तो कैसे किए गए और क्यों किए गए, इन सभी बातों। ओल्ड रिजीम यानी कि जो जब राजाओं के जो टाइम थे और कहां तक ये था, ये स्लेवरी बहुत बड़े लेवल पर परफॉर्म होती थी, क्योंकि राजा स्लेव्स का क्या करेंगे, कुछ भी काम करा सकते हैं। स्लेव लिया अपनी सेना में, ये क्या है जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसको संभालने के लिए रख दिया, या फिर अपने काम खेतों में नौकर की तरह रख दिया, या कहीं पर भी उनको लगा दिया, तो स्लेव इस तरीके से काम आते थे। तो पुराना टाइम था ना, स्लेव बहुत ही बड़े लेवल पर प्रिवलेंट होते थे, यानी कि उनसे काम लिया जाता था। फिर आती है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वही असेंबली जो कि क्या है, थर्ड, ये जो मीटिंग होती है वहां से बाहर निकलते हैं, थर्ड स्टेट जिसको बनाती है, वो डिबेट और डिस्कशन होते हैं, लेकिन जो स्लेवरी है उसको एबोलिश नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको खत्म नहीं कर पाते। फिर आता है जैकोबिन वाला टाइम, जहां पर स्लेवरी को एकदम से क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि अब स्लेवरी नहीं होगी, अब जो स्लेव्स हैं उनकी लाइफ को लाइफ समझा जाएगा और उनके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे अब नेपोलियन का रूल आता है। नेपोलियन को तो पूरे यूरोप को जीतना था, अब जीतना था तो उसके लिए स्लेव चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो जिसके कारण री इंट्रोड्यूस कराता है कि स्लेव के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। कौन, नेपोलियन। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन कोड लेकर आते हैं, 1803 में पावर मिल जाती है, 1815 में वो हार जाते हैं वोटरलू की लड़ाई में। अब ये दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं और स्लेवरी को 1948 में पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीशन के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है। आगे ये हमारे क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है कि क्या कोई रिवॉल्यूशन हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि कहीं पर कोई क्रांति हो रही है, क्या वो दुनिया में इंपैक्ट डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है। जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसने पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डाला, ना कि यूरोप पर। अब जो यूरोप है वहां पर तो बहुत सारे कंट्रीज ने मोनार्क को हटाकर क्या लेकर आए, आपकी डेमोक्रेसी लेकर आए। और इसके साथ साथ जो एशियन कंट्रीज हैं यानी कि हमारे देश हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारी बातों को सीखा। और देखो 3 शब्द जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने हमें दिए, क्या क्या, एक तो दिया स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, आजादी, और एक दिया समानता, समानता, और एक शब्द दिया आपका बंधुत्व। ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है, ये चीजें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई ये पूरी दुनिया को देकर चले गए। कहने का मतलब क्या है, हमारी आजादी होनी चाहिए, मेरी अपनी आजादी है, मेरी अपनी इंडिपेंडेंस है, मैं आजाद हूं, कोई मुझे बांध के नहीं रख सकता। ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं। इक्वलिटी की बात, इक्वल यानी कि सोसाइटी के अंदर हर इंसान क्या है, इक्वल है। इस बात का अधिकार भी किसने दिया, हमारी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, यूरोपियन कंट्री जो था उसमें रिवॉल्यूशन हुई थी, ये शब्द भी वहां पर। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी बंधुत्व जिसको कहते हैं, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि हम अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे यानी कि एक साथ जुड़कर काम करेंगे तो हम अपने देश के लिए क्या ला सकते हैं, आजादी ला सकते हैं। तो अब ये कहा है कि क्या रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ को चेंज कर सकती है? बिल्कुल चेंज कर सकती है। ये लोगों का रहना सहना, खाना पीना, हर चीज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। किसके कारण? रिवॉल्यूशन के कारण। आगे देखिए,
Can politics change the clothes people wear and the language that speak in the book they read? यानी कि जो किताबें पढ़ते हैं उनका पैटर्न चेंज हो सकता है, कपड़े जो पहनते हैं उनका पैटर्न चेंज हो सकता है, हो सकता है. French Revolution did. The revolution government took up upon themselves to pass a law that would translate the ideals of the liberty and equality into the everyday practice. अब सुनना, जो आजादी का स्वाद चख लेता है, कहने का मतलब क्या है, इक्वलिटी की बातों को सुनता है, आजादी को फील करता है, फिर वो बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करता. तो अब ये फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ. 2 मिनट में इसको कंक्लूड करके हम अपने चैप्टर को वाइंड अप करते हैं. क्या है कि फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन थी, जो थर्ड स्टेट थी, वो काफी ज्यादा परेशान होती है. किससे? लुईस 16 से. लुईस 16 एक तरफ टैक्स बढ़ाने की बातें करता है, लेकिन उस टैक्स बढ़ाने की बात को थर्ड स्टेट बिल्कुल पसंद नहीं करती. वो अपनी नेशनल असेंबली बनाती है और राजा को फिर डर पैदा होता है कि कहीं तुम्हारी पोस्ट से तुम्हें हटा ना दिया जाए, तो जिसके कारण अब उससे क्या ले लिया जाता है, राजा ये मान जाता है कि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेता हूं. फिर क्या होता है? फिर होता है कि राजा जो प्रशिया देश है उसके साथ नेगोशिएट करता है, बातें करता है और वो कोशिश करता है कि क्या हो कि मेरी पावर मुझे वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. इससे पहले ही रिवॉल्यूशन होती है और राजा को मार दिया जाता है. फिर इसके बाद कौन आते हैं? रोबर्सपियर आते हैं, जो बहुत इक्वलिटी लेकर आते हैं, जो जनता जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. नहीं करती तो एक टाइम के बाद उसको बुलेटिन कर दिया जाता है, जो मैंने आपको क्लास के अंदर बताया. फिर इसके बाद इसी डायरेक्टरी रूल आता है. डायरेक्टरी रूल में 5 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई एक व्यक्ति के पास पावर थी, मैक्समिलियन रोबर्सपियर के पास पावर थी, जिसके कारण हमें इस तरह की प्रॉब्लम को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा. तो हम 5 व्यक्तियों को पावर दे देते. इसी बात का फायदा उठाते हैं. कौन उठाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट उठाते हैं और वो पूरे फ्रांस पर कंट्रोल कर लेते हैं. बहुत बेहतरीन काम भी करते हैं. वो क्या है, टैक्सेस को ये क्या है, रिड्यूस करते हैं. वो आपके जो टैक्स बैरियर है उनको कम करते हैं. तो अलग अलग काम बहुत सारे किए जाते हैं. लेकिन फिर बहुत सारे राजा एक साथ मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को ये वाटरलू की लड़ाई में क्या कर देते हैं, हरा देते हैं. इसी सीरीज में महिलाएं भी अपने राइट्स के लिए क्या करती हैं, रेवोल्यूशन करती हैं और अपने वोटिंग राइट को एक्वायर करती हैं. और वर्ल्ड को 3 शब्द दिए जाते हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व. उम्मीद करती हूं आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा. इससे बेहतरीन, जैसे टीचर जो मेहनत करता है वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसका इतना बड़ा हवा बना रखा है कि ये हमें नहीं आ सकता, ये मैंने 1 वीडियो में कंक्लूड करके आपको बताने की कोशिश की है. अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो आपको एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क आपको देखने को मिला होगा कि मुझे पूरा चैप्टर ऐसे क्लियर कट पता है कि इसके अंदर हुआ क्या है. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगली क्लास के लिए मैं अब आपकी सभी क्लासेस के लिए 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ. चाहे वो 9th से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट है, यकीन मानना मैं सभी क्लासेस की आपके लिए 1 शॉर्ट रिवीजन लेकर आने वाली हूँ. क्योंकि इसमें जो पूरा चैप्टर जब हम करते हैं तो लंबा टाइम लग जाता है, तो मैं कम से कम शब्दों में, जैसे होता है गागर में सागर भरना, मैं आपके लिए मेहनत करके गागर में सागर भरने का काम करने वाली हूँ. तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करें. नमस्कार.